राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा का आगमन, इस वार्ता का नाम हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी का आगमन इसलिए रखा है क्योंकि हम उस पृष्ठभूमि को जानेंगे, स्थितियों को जानेंगे जिसमें महात्मा गांधी जो बाद में जाकर हुए, जिनका आरंभिक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, वे किस तरह से बड़े हुए, उनकी पारिवारिक प्रारंभिक पृष्ठभूमि क्या रही, और उन्होंने जो उनका पहला कार्यक्षेत्र था दक्षिण अफ्रीका, उस दक्षिण अफ्रीका में जाकर उन्होंने किस तरह से काम शुरू किया और फिर भारत में वो कब आए, फिर उन्होंने भारत में किस तरह से अपनी गतिविधियां शुरू की, किस तरह उनके विचारों का निर्माण हुआ, किस तरह से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, किस तरह से उन्होंने दुनिया को देखा, समझा, परखा, क्या उन्होंने पढ़ा। ये सब वे चीजें हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाती है। इनका इतना व्यापक दायरा है इनके काम का, इनके विचारों का, कि अगर आप पिछले सालों के कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर देखें किसी भी परीक्षा के, तो कोई ना कोई सवाल आपको जरूर मिलेगा। महात्मा गांधी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका, आध्यात्मिक और वैचारिक भूमिका को जाने बिना कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न पत्र नहीं बन सकता। इसलिए, और दूसरी बात, क्योंकि इनके जो गतिविधियां रही, इनका जो कार्यक्षेत्र रहा, जैसे इन्होंने शुरू किया, वो सब वे चीजें थी जिन चीजों ने आगे चलकर महात्मा गांधी को एक महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में स्थापित किया। तो जब तक हम इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, हम भारत का 1920 के बाद का जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है उसको नहीं समझ पाएंगे। और फिर उसके बाद सीधा महात्मा गांधी जुड़ जाता है करंट अफेयर से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार देश और दुनिया में गांधी को लेकर अपनाई जाती रही हैं, यानी कि गांधी हमेशा प्रासंगिक रहे हैं। इसलिए किसी न किसी रूप में वो, उनकी विचारधारा, उनके काम करने का तरीका अखबारों में छाया रहता है, सरकारों की कार्यशैली में छाया रहता है। जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनकी विचारधारा को अपनाते हैं, उनमें भी वह हमें देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। और उनके जो फादर थे, उनके जो पिता थे करमचंद गांधी, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे पोरबंदर के राज्य के दीवान थे। और दीवान आप समझ सकते हैं, सब इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं दीवान मतलब होता है प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी वहां का शासक है उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति। महात्मा गांधी अपने जाति से समुदाय के थे और संपन्न परिवार से थे। बात हमें याद रखना है, क्योंकि संपन्नता व्यक्ति के काम को बहुत प्रभावित करती है। आप अपना प्लीज पढ़ रहे इतने आप म्यूट करें। तो ये जो गांधी, जिनके पिता करमचंद गांधी दीवान हुआ करते थे, एक संपन्न परिवार से गांधी थे। और उनकी माता का नाम आप सब जानते हैं, पुतलीबाई था। और बहुत संपन्न परिवार में पले बड़े, बहुत छोटी उम्र में, 13 बरस की उम्र में उनकी शादी हो गई कस्तूरबाई से। कस्तूरबाई से बाप बनने का भी एक सफर है, जो भी हम इसकी यहाँ बात नहीं करेंगे। तो 13 वर्ष की उम्र में शादी होने के बाद गांधी अपने परिवार में रहते थे, पढ़ने के लिए राजकोट गए और फिर वो बैरिस्ट्री के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए 1888 में ब्रिटेन चले जाते हैं और 3 साल वहां बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके हिंदुस्तान में 1891 में लौटते हैं। तो 1891 में लौटने के बाद वे यहाँ कोशिश करते हैं प्रैक्टिस करने की, यानी कि
लॉ की प्रैक्टिस, कानून की प्रैक्टिस, वकालत, अदालत की प्रैक्टिस। लेकिन कहीं ना कहीं वे में सफल नहीं होते हैं, शुरू का एक मुकदमा हार जाते हैं और एक तरह की डलनेस उनकी लाइफ में आती है। लेकिन इसी बीच उनको 1893 में एक बेहतर किस्म का, या उनके प्रोफेशन के संदर्भ में मैं कह रही हूँ, वकालत की दृष्टि से मैं कह रही हूँ कि उनको दादा अब्दुल्ला, जो एक व्यापारी हैं, दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते हैं, उनका एक केस लड़ने का उनको प्रस्ताव मिलता है, ऑफर मिलता है। तो उस प्रस्ताव को वो ये सोच के स्वीकार करते हैं कि उनको वकालत का मौका मिलेगा, अपना कानून की जो जानकारी है उसको उपयोग में लाने का मौका मिलेगा। 1893 में डेट्स कोई महत्वपूर्ण नहीं है, किसी भी तारीख को आपको रटना नहीं है, आप एक कहानी की तरह इसको पढ़ते जाइए। पूरी गांधी की हिस्ट्री को, तारीखें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। और तारीखें कैसे याद होंगी? जब आपको घटनाएं याद होंगी। स्वाभाविक है, पहले वो पढ़े होंगे तो ब्रिटेन वो पहले ही गए होंगे, फिर लौट के आए, फिर वे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए, तो वो बाद की डेट है। इस तरह से आप सारे घटनाक्रम को, बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन उनके लिए इंटरेस्टिंग कहानी है जो अच्छा साहित्य, अच्छी किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं। उनके लिए नहीं है जो फेसबुक और व्हाट्सएप चलाकर मस्त मगन हो रहे हैं। तो ये जो गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहां जो, जिसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट है उनकी लाइफ का, उनकी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि वे इस केस को लड़ने के लिए डरबन एक जगह तो डरबन से उनको जाना है प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया के लिए वे रवाना होते हैं डरबन से, और पीटर मैरिट्सबर्ग एक जगह आती है। वे फर्स्ट ग्रेड का टिकट लेते हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं, प्रथम श्रेणी का ट्रेन का टिकट लेते हैं और यात्रा करने के लिए ट्रेन में सवार होते हैं। लेकिन जैसे ही वे चलते हैं ट्रेन में, अंग्रेज आते हैं और कहते हैं भाई तुम यहाँ कैसे? तो वो अपना टिकट दिखाते हैं। तो जब वो टिकट दिखाते हैं तो कहते हैं नहीं, टिकट नहीं, रंग, हमारा रंग काला है और काले लोग फर्स्ट क्लास ट्रेन में के कोच में नहीं बैठ सकते। तो वो उनसे बहस करते हैं कि टिकट है, पैसा मैं दे रहा हूँ, समानता तमाम जितना एक आदमी निकल कर बोल सकता है। लेकिन वो उनको उठाकर पीटर मैरिट्सबर्ग में फेंक। ये बात, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखने की है। इसके आसपास से कुछ सवाल भी पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में, क्योंकि जब उनको ट्रेन से उतारा जाता है 1893 के जून की यह घटना है, तब वे रात भर एक स्टेशन पर गुजारते हैं मैरिट्सबर्ग के, और तब उनको जो अपमान महसूस होता है वो गहन रूप से सोचते हैं। यही एक महान व्यक्ति और आम व्यक्ति में यही फर्क है। हमारे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रात दुखी रहेंगे, अपने दोस्त से शेयर करेंगे, घर वालों से कहेंगे और फिर उसको धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन ये गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो रात भर बैठ के ये सोचता है कि ऐसा क्या है कि मैंने पेमेंट कर दिया, टिकट लिया, मैं भी इंसान, ये भी इंसान, चमड़ी का रंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये चमड़ी के रंग से जो मानववाद आपको जागरण में पढ़ते हैं, उसका सवाल गांधी के दिमाग में कौंधता है, और फिर वो एक प्रतिज्ञा करते हैं कि वे इस भेदभाव के खिलाफ लड़ेंगे। तो इस तरह से अब आप देखिए, एक घटना ने गांधी के जीवन को मोड़ दिया। कुछ लोग आजकल जो पढ़ाते हैं वो हल्की फुल्की भाषा में इसको रेल कांड भी कह देते हैं, पर ऐसा, जिनको कांड से ही घटनाओं को हाईलाइट करने की आदत है, तो ये कांड वांड नहीं है बच्चों। एक उनके साथ हुई एक दुर्घटना है जिसका संबंध रेल से है। 7 जून के आसपास ये घटना हुई थी, और प्रतिज्ञा करते हैं कि वे दुनिया में विद्यमान रंग के आधार पर, क्योंकि रंग कैसा है, इसमें व्यक्ति का जो रंग है उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है।
रंग जो दिया है और जो साइंटिफिक तरीके से हम इसकी व्याख्या करें कि क्लाइमेट के हिसाब से, प्रजाति के हिसाब से, रेस के हिसाब से, एंथ्रोपोलॉजी वाले जो पढ़ के बताते हैं, नृशास्त्री, तो कलर का डिसीजन उन सब चीजों से होता है जिसमें व्यक्ति की स्वयं की भूमिका नहीं है। आप झूठ बोलेंगे तो आपकी भूमिका है, आप चोरी करेंगे तो आपकी भूमिका है, क्योंकि आप खुद डिसाइड कर रहे हैं। चोरी करें या ना करें ये भगवान कह के नहीं भेजता है, लेकिन कलर प्रकृति का दिया हुआ है। तो इस तरह से एक प्राकृतिक न्याय के खिलाफ मांगते हुए गांधी इस रंग भेद की लड़ाई को लड़ने का निर्णय करते हैं। और अब वो अफ्रीका में देखते हैं बहुत ध्यान से कि वो क्या चीजें हैं, वो क्या आधार हैं, वो क्या परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से भारतीयों के साथ ये भेदभाव होता है। अफ्रीकन्स भी उसमें थे और बहुत सारे लोग, वो तमाम लोग जो गोरी चमड़ी के नहीं हैं, जिनकी स्किन का कलर फेयर नहीं है, उन सबको साथ जो भेदभाव किया जाता है। तो गांधी वहां जाकर अध्ययन करते हैं तो वो पाते हैं कि जो भारतीय वहां बड़ी संख्या में रह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में। आप नक्शे में देख सकते हैं, अभिषेक आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो तुरंत नक्शा भी खोल लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का अगर आप नक्शा खोलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत छोटा दक्षिण की तरफ का जो इलाका है जहां गांधी का कर्म क्षेत्र रहा, वहां बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर गए। इस भारतीय मजदूरों की जाने की कहानी को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमको पूरा दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी का आंदोलन है और जो संघर्ष है और एक नायाब तरीका है हिंदुस्तान के लिए, वो समझ में नहीं आएगा। वेरी गुड। हाँ, ये जो दक्षिण अफ्रीका है इसमें थोड़ा सा आप अगर पुराना निकालेंगे हिस्टोरिकल मैप तो वो सब आ जाएगा, प्रिटोरिया, नेटाल, सेंट पीटर्सबर्ग, तमाम वो लगेंगी, मेरिट्सबर्ग, सॉरी सेंट पीटर्सबर्ग तो रूस में। तो ये सब चीजें वहां हो रही थी। जो भारतीय वहां गए थे वहां 3 तरह के भारतीय रह रहे थे, 3 कैटेगरी के लोग वहां थे, इंडियंस, जिसमें ज्यादातर दक्षिण भारत के थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि आपने देखा सारी दुनिया में उनका राज है, तो सारी दुनिया में जहां 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 उनको जरूरत पड़ी वहां के लोगों को उठाकर उन्होंने अपने फायदे के लिए दूसरी जगह पर फिट कर दिया। ऐसा उन्होंने व्यापार के मामले में भी किया और लोगों के मामले में भी किया। तो दक्षिण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती थी और इस गन्ने की खेती में मैनुअल पावर का, मानव संसाधन का, मानव शक्ति की बड़ी जरूरत पड़ती थी। इसलिए ये जो अंग्रेज थे इस एग्रीमेंट को का जो कोई भी शब्द जब भाषा में आता है, लोक भाषा में आता है, तो वो बिगड़कर अपना रूप ले लेता है। तो हिंदी में ये हो गया गिरमिटिया, मतलब जिसने एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट और जिसने किया वो गिरमिटिया। तो ये और राजकिशोर ने एक बहुत अच्छा उपन्यास भी लिखा है, जो पढ़ने लिखने के शौकीन बच्चे हैं उनको पढ़ना चाहिए, गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया। तो वो पूरा गांधी और उनके दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष से संबंधित। तो ये एग्रीमेंट करके जो लोग गए थे वो एक किस्म हुई अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की, जिसमें तमिलियंस बहुत सारे थे, तमिलनाडु के लोग, दक्षिण भारत के लोग। दूसरी किस्म के वो लोग थे जो अफ्रीका में रह रहे थे, एग्रीमेंट के थ्रू गए थे, लेकिन उनको मान लो 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 25 साल हो गए वहां रहते रहते और उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि इतनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी, वो सेटल हो गए वहां, तो वो वहीं रह रहे थे, लेकिन उनका एग्रीमेंट का पीरियड खत्म हो गया था। तो दूसरी तरह के वो लोग थे। और तीसरी तरह के जो लोग थे वो व्यापारी थे, लेकिन ये जो व्यापारी थे ये मुस्लिम व्यापारी थे, उनको मेमन कहा जाता था, मेमन मुस्लिम। तो ये 3 कैटेगरी के लोग दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे और इन तीनों तरह के रहने वाले लोगों के साथ वहां की सरकार, जो अंग्रेजों की सरकार थी, आपको ध्यान रखने की बात यह है दक्षिण अफ्रीका खुद अपने आप में ब्लैक रेस का कॉन्टिनेंट है, लेकिन वहां भी अंग्रेजों का शासन है। तो गोरी सरकार इन तमाम तरह के भारतीयों के साथ, जिन्हें वो अपनी गरज से लेके गई थी,
लेकिन उसकी गरज पूरी हो रही थी और वैसे वैसे वो लोग उसके लिए अनुपयोगी साबित हो रहे थे, तो उनके तरह का भेदभाव किया जाता था। और भेदभाव की ये हालत थी कि वो उनको वोट देने का अधिकार वो तो हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ी बात है, मताधिकार नहीं था, उनको समान नागरिकता के अधिकार वहां नहीं मिले हुए थे। इवन ये था कि वो 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते से कोई वो अपराधी हो। फिर आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ऐसे कानून लाए गए और लगातार उन कानूनों के माध्यम से उनकी नागरिकता इवन एक जगह फिक्स कर दी गई थी कि वो इतनी ही जगह में रह सकते हैं। तो उस जगह, उस इलाके के अलावा अगर वो कहीं रहेंगे तो नेट रुक गया। हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस, हाँ, तो उन इलाकों में ही है और उस निर्धारित इलाके से बाहर वो रह नहीं सकते। तो और फिर ये भी कर दिया कि जो लोग ज्यादा टाइम से रह रहे हैं, जिनका एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इस तरह की एक मजबूरी भरी जिंदगी वो लोग जी रहे थे, पर लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो ऐसा जीवन जी रहे थे। गांधी ने बहुत बारीकी से इन सब परिस्थितियों का अध्ययन किया और खुद भी उन्होंने भोगा भुगता। इसके परिणाम स्वरूप गांधी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें भारतीयों के लिए संघर्ष करना चाहिए। और इसके बाद गांधी ने एक सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने इस भेदभाव को मिटाने के लिए एक संगठन स्थापित किया था। वो संगठन बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका नाम आप लिख लें, नेटाल भारतीय कांग्रेस। नेटाल जगह का नाम है, भारतीय कांग्रेस, नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी ने वहां की और इसके माध्यम से भारतीयों को संगठित करने की उन्होंने कोशिश की, ताकि उनकी जो तकलीफें हैं, उनका जो परेशानियां हैं, उनके साथ जो भेदभाव होता है, उससे वे लड़ सके। फिर गांधी ने महसूस किया, इस बीच में 1-2 बार भारत भी आए और भारत जब वो आए तो वो यहाँ की गतिविधियों में भी सक्रिय हुए, लेकिन वे वापस चले गए। 1896 में वे अपने पूरे परिवार सहित अफ्रीका में शिफ्ट हो गए थे। और वो आए, लेकिन वापस जब अफ्रीका वालों ने बुलाया तो वो आना जाना उनका लगा रहा। 2 बार वे वापस लौटकर भारत भी आए थे। 1904 में उन्होंने एक अखबार की शुरुआत की जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। आप देख रहे हैं, हम भारत का आंदोलन पढ़ रहे हैं, तब भी अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस भूमिका को समझते हुए गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक अखबार निकाला जिसका मकसद हिंदुस्तान के लोगों की, हिंदुस्तान के जो प्रवासी है, जो वहां रह रहे हैं प्रवासी भारतीय, की समस्याओं को हाईलाइट करना, उनको प्रकाशित करना, अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे रखना, उन अखबार में निकलने से खुद भारतीयों में जागृति लाना, उनको संगठित करना। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण अखबार उन्होंने निकाला। और ये अखबार शुरू में 4 भाषाओं में निकलता था, तमिल, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी, ताकि वहां रहने वाले विभिन्न किस्म के भारतीय उसको पढ़ सके। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण काम है गांधी का, वो है उन्होंने वहां बोअर युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया था, जिस पर कई बार क्वेश्चन भी उठता है। उन्होंने एक साम्राज्यवादी नागरिक के नाते वहां होने वाले डचों और अंग्रेजों के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसका मतलब ये है कि अभी तक गांधी ब्रिटिश सभ्यता के भक्त बने हुए हैं। फिर एक दूसरा मसला शुरू हुआ जो 1906 के आसपास शुरू हुआ था, वो था पंजीकरण प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट लो कि आप रजिस्टर्ड हो। भारतीयों के लिए अफ्रीकी सरकार ने एक कानून बनाया कि वही व्यक्ति घूम सकता है, रह सकता है, बाहर निकल सकता है, भारतीय, प्रवासी भारतीय, जिसके पास अपने अंगूठा लगा हुआ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हो कि हाँ वो यहाँ गिरमिटिया के तौर पर रह रहा है। तो इस तरह से अब ये एक ऐसा कानून था जिसका मतलब था कि आप एक संदिग्ध हैं, अपराधी हैं, उसको अगर आपके हाथ में नहीं होगा तो आप बाहर नहीं निकल सकते। तो गांधी ने इसका विरोध किया और विरोध इतना किया कि उन्होंने इसके लिए पहला सत्याग्रह सभा बुलाई
और उस सभा विरोध करने का मतलब आप जानते ही हैं, अंग्रेजों का की खिलाफत करने का सीधा गिरफ्तार होना और जेल जाना। फिर ये जो फिर एक दूसरा कानून लेके आई ब्रिटिश सरकार दक्षिण अफ्रीका में, कि जो प्रवासी लोग हैं, भारतीय हैं, वे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नहीं जा सकते। तो एक दूसरे प्रांत में नहीं जा सकने का मतलब ये है कि चाहे वो बेरोजगार है, चाहे उसकी जरूरत है, तो उसको फिर संदिग्ध बना दिया गया। तो गांधी ने इसका तरीका तो ये निकाला कि बड़े बड़े आखिर में तो 2000 तक लोगों की संख्या हो गई थी कि सारे लोग इकट्ठा होते थे और एक प्रांत से दूसरे प्रांत में एंटर करते थे, यानी कि जन समूह की ताकत के बल पर। कोई हथियार नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरह का ओरिएंटेशन चल रहा है, जिस तरह की ट्रेनिंग चल रही है, उसका मकसद है लोगों को विरोध के, अपना विरोध जताने के लिए अपनी संगठन शक्ति से कानूनों का विरोध करना, ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ना। फिर इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है गांधी का, जिसके लिए सारी दुनिया जानती है, प्रासंगिक, वो है 1909 में गांधी ने एक महत्वपूर्ण लेकिन बहुत छोटी सी पुस्तक लिखी, जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज उन्होंने गए थे अफ्रीकी समस्या के लिए, और वहां से लौटते वक्त 1909 में पानी के जहाज में यात्रा करते वक्त गांधी ने छोटी सी पुस्तक लिखी थी, जो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण और सभ्यता की दृष्टि से और कई मायनों में वैचारिक दृष्टि से आधारभूत पुस्तक। और अभी आप जानते हैं कुछ साल पहले 1909 में इसका शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था, काफी चर्चा इसकी हुई थी। बहुत पतली है, अभी मेरे पास इधर नहीं रखी है, आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगी, जो लोग इसको पढ़ना चाहेंगे। तो वो उन्होंने लिखी, मूल रूप से गुजराती में लिखी थी, और फिर वहां से आते ही उसको पुस्तक रूप में नहीं छापा, उसको इंडियन ओपिनियन अखबार में उन्होंने एक लेख श्रृंखला के तौर पर प्रकाशित करके अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया। और 1909 में उन्होंने कह दिया था कि हमारी मानवता के जो दुश्मन है, वो जो पेशे हैं, उनमें उन्होंने डॉक्टर को और वकील को बताया था। उसका क्या है, वो बड़ा अलग संदर्भ है, उसकी भी हम यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे। और रेलों को भी उन्होंने दुश्मन बताया था आदमी का। तो हिंद स्वराज की रचना एक बड़ा काम है। और फिर जब हम दूसरी बड़ा महत्वपूर्ण काम है, हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, लटकने लगी है। गांधी ने जो आत्मकथा लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो भी बहुत सस्ती है, आप खरीद के पढ़ सकते हैं। उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है, वह भी उन्होंने गुजराती में लिखी थी। और दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास भी उन्होंने लिखा है। बहुत सस्ती पुस्तकें हैं, मेरे ख्याल से 20-20, 30-30 रुपए में ये उपलब्ध है, इनको आप पढ़ सकते हैं। इन सत्याग्रह के 30 रुपए की है ये दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, और ये हिंदी में भी है आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मुझसे भी ले सकते हो पढ़ने के लिए, झालावाड़ बहुत छोटी जगह। अंग्रेजी में भी है, जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहें, लेकिन मूल रूप से वो गुजराती में देखी। तो ये जो उन्होंने लिखा, जब विवाह नहीं माना गया, इस नाम से उन्होंने ये पूरा प्रसंग अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब विवाह नहीं माना गया। तो ये एक और कानून 1913 में सरकार लेके आई थी, दक्षिण अफ्रीका की सरकार। और इसमें ये कहा उसने, सरकार ने, देखो ध्यान से सुनने की बात है, आप किसी भी वीडियो को सुनेंगे, आप किसी भी कोचिंग संस्था में पढ़ोगे, तो आपको सीधा ये बता दिया जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार एक कानून लाई, जिसमें उसने हिंदुस्तानी विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया, ऐसा आपको सीधा सीधा बताएंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने, सरकार ने नहीं, अदालत ने यह फैसला दिया था कि वहां रहने वाले वे विवाहित लोग या वे विवाह जो ईसाई कानून के, ईसाई धर्म परंपरा के अनुरूप हुए हैं, वे मान्य होंगे। ध्यान से सुनना, या
है जो वहां की विवाह पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत कर लिए गए हैं। अब यहाँ हमारे अरे मैम उस जहाज का नाम बताओ, होने लगा है। जहाज का नाम बताओ, जहाज का नाम। हमारे यहाँ भी पंजीयन होने लगा है विवाह का, उस तरह के पंजीयन की। जहाज का क्या नाम था वो, जो वो इंदु स्वराज लिखा था वो? नोट करो फोन। तो हम बात कर रहे थे विवाह कानून की, तो उनमें ये था कि या तो ईसाई पद्धति से हुआ हो या फिर जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ हो। अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी मान्य है। इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में विवाहों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं थी और वहां रहने वाले लोग सब विवाहित थे, या जिन्होंने विवाह किया था वो हिंदू मुस्लिम पारसी जिस भी पद्धति से किया था वो अब मान्य नहीं था। इसलिए इस कानून, इस आदेश का, अदालत के आदेश का ये प्रभाव हुआ कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों के विवाह गैर कानूनी घोषित हो गए और उनकी जो संतानें थी वो अवैध घोषित हो गई। और यही नहीं, इससे भी बड़ा काम ये था कि ये जब कानून पास हुआ 1913 में, तो गांधी ने कस्तूरबा को जाकर कहा कि तुम्हें पता है आज से तुम मेरी पत्नी नहीं रही। तो वो एकदम चौंक गई, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं, आज मतलब सारी पत्नियां अवैध और सारे संबंध अवैध घोषित हो गए। तो हिंदुस्तान के प्रवासी भारतीयों ने अपने अपमान की तरह लिया और एक विरोध खड़ा हुआ, और इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं और कस्तूरबा खुद और उनके साथ उनके संबंधी सब महिलाएं जेल में गईं। और यह सत्याग्रह विरोध स्वरूप शुरू हुआ। महिलाओं ने जेल में जाकर बहुत दुख कष्ट भोगे और इस तरह से ये आंदोलन चला। बहुत 1914 में जाकर फिर गोपाल कृष्ण गोखले की मध्यस्थता से, यहाँ लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे, उनकी मध्यस्थता से पानी और गांधी और एक इनके करीबी थे, उनका नाम आपने सुना होगा, एंड्रयूज, उनकी मध्यस्थता से दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वो इन कानूनों को वापस ले। परिणाम स्वरूप 1914 तक आते आते दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने बहुत सारे कानून वापस ले लिए, जैसे ये विवाह के संबंध की जो सबसे बड़ी उलझन थी उसको खत्म कर दिया, और जो 3% वो 3 पौंड का जो टैक्स लगाया जाता था, जिनका अनुबंध खत्म हो गया था, उसको भी उसने खत्म कर दिया। और इस तरह से आखिर समस्याओं के समाधान होने के बाद एक लंबी संघर्ष की नई भूमिका के साथ गांधी 1914 में दक्षिण अफ्रीका से रवाना हुए दिसंबर में, और 1915 की 9 जनवरी को वे हिंदुस्तान पहुंचे। उनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उन्हें राय दी थी कि आप जब हिंदुस्तान आए तो आते ही आपको इस तरह से काम नहीं शुरू करना है जैसे आप दक्षिण अफ्रीका में कर रहे थे। आप चुपचाप 1 साल घूम कर हिंदुस्तान की फितरत को समझो, उसकी जो है, उसका जो स्वभाव है उसको समझो, और 1 साल बाद आपको कुछ नहीं बोलना है। गांधी ने वही किया। पूरे देश का कस्तूरबा के साथ भ्रमण करने का तय किया उन्होंने, और भ्रमण उन्होंने, वो अफ्रीका में लड़ रहे थे फर्स्ट क्लास यात्रा के लिए, और हिंदुस्तान में आकर उन्होंने तय किया कि वे तीसरे दर्जे की ट्रेन के जो तीसरे दर्जे का डिब्बा है उसमें यात्रा करके देश को देखेंगे। और वो घूमे, उन्होंने देखा। फिर इसके बाद उनकी कुछ जो प्रमुख गतिविधियां रही उनके बारे में भी हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण में जो नील की खेती करने वाले लोग थे उनके लिए संघर्ष किया, और चंपारण का आंदोलन उनका सफल आंदोलन था। फिर उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए संघर्ष किया, जो औद्योगिक श्रमिक थे उनके लिए, उसमें भी उनको सफलता मिली। मध्यस्थता करने की, भूख हड़ताल भी उन्होंने करने का किया उसमें। और फिर तीसरा जो खेड़ा का किसानों का आंदोलन है, जिसमें उन्होंने किसानों से कहा था कि तुम कर देना बंद कर दो। तो ये 3 प्रमुख
बड़े आंदोलन हैं जिनके माध्यम से गांधी ने भारत में 1915 में भी आ गए थे, जनवरी में कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेते रहे, उनकी गतिविधियां चलती रही, पर उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया और 1918 1919 के बाद फिर 20 का टाइम आ जाता है, वो पराकाष्ठा का टाइम है। यही वो टाइम है जब होम रूल लीग मूवमेंट हिंदुस्तान में चल रहा है और इस लीग में भी वो आते ही कहते हैं कि अंग्रेज अगर विश्व युद्ध में शामिल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ऐसे समय में उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आगे चलकर वे होम रूल लीग के अध्यक्ष भी बने, उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार की और उसका नाम भी बदल कर रखा। वो सब आपके सवाल के लिए मैं छोड़ती हूँ। और इस तरह से ये बात गांधी के भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह से भागकर, जिसे हम गांधी युग कहते हैं, उसका नेतृत्व संभालने से पहले का ये भूमिका है, जिसमें गांधी महात्मा गांधी बनने की, युग पुरुष बनने की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो ये सब, इनमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं बच्चों, लेकिन मैं कुछ सवाल फिर वही टाइम की किल्लत तुमको नोट करवा रही हूँ, उनको नोट करें और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालें। कोई सवाल आपका हो तो उसको भी डाल दें। आप सवाल नोट कर लीजिए। कुछ बहुत सामान्य आसान से सवाल मैंने लिखे हैं आपके लिए, तैयार किए हैं। मेरी मेहनत को सफल बनाना। लिखो सवाल। मैम मेरा भी सवाल है। हेलो मैम। हाँ, एक गन गांधी को किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारा गया था? फर्स्ट। गांधी को किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारा गया था? बहुत आसान सवाल है। गांधी दक्षिण अफ्रीका कब और क्यों गए? लड़वा। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस प्रमुख संगठन की स्थापना की थी? प्रमुख संगठन की स्थापना की थी। और एक थोड़ा कसरत वाला सवाल है, इंडियन ओपिनियन का पहला संपादक कौन था? इंडियन ओपिनियन का पहला संपादक कौन था? आप लोग इतने ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हो, लेकिन सवाल बहुत कम लोग करते हैं। सवालों के उत्तर ज्यादा से ज्यादा लोग ढूंढें। इंडियन ओपिनियन किस भाषा में छपता था? गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां किया था? गांधी को पहला कारावास कब हुआ था? गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की कब शुरू किया था? एक फिर थोड़ा कसरत वाला सवाल है, फिनिक्स फार्म का नामकरण किसकी प्रेरणा से किया गया था? फिनिक्स नाम था उनके आश्रम का, वो किसकी प्रेरणा से था? गांधी ने भारत में पहली भूख हड़ताल कब की थी? फिर एक आसान सवाल है, हिंद स्वराज कब और कहां लिखा गया था? गांधी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम
बदल कर क्या रखा था? अंतिम है, गांधी ने होम रूल लीग की अध्यक्षता कब स्वीकार की?